हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त शेखावत मेंशन। अति, आरजू और प्याली तीनों नीचे हॉल में थी। रात होने वाली थी तो अब जश्न, तक्षक, अहान और अक्षर चारों ऑफिस से आने वाले थे। और जब जैसे जैसे जो ऑफिस से आता है वैसे वैसे उनके बीवी भी उनके पीछे पीछे रूम में चली जाती। लेकिन फिलहाल अभी उन लोगों के आने में वक्त था और इस वक्त का फायदा अब अति अच्छे से उठाने का सोच रही थी। उसने आरजू की तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो आरजू ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। अति ने उसे घूर कर देखा तो आरजू ने मुंह बनाया और फिर प्याली की तरफ देखने लगी, जो चुपचाप वहां पर बैठकर टीवी की तरफ देख रही थी। आरजू ने सामने टेबल पर रखा हुआ टीवी का रिमोट उठाया और उस पर कार्टून चला दिया। तो प्याली हैरानी से आरजू की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ स्नोफ्लेक, आपने कार्टून क्यों चला दिया? इतना अच्छा शो तो चल रहा था, आपको कार्टून देखने हैं क्या? आरजू थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, और क्या ही करूं, उम्र तो अब ऐसी हो गई है कि अपने पोता पोती को अपनी गोद में बिठाकर कार्टून दिखाऊं, लेकिन इतना मेरा नसीब कहाँ। पता नहीं तुम तो कब मुझे गुड न्यूज दोगी। आरजू की बात सुनकर पता नहीं तुम तो कब मुझे गुड न्यूज दोगी। आरजू की बात सुनकर प्याली कुछ पल तो उसे देखती ही रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरजू उससे इस तरह की बात कर रही है। वो हैरानी से बोली, क्या हुआ स्नोफ्लेक, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आरजू तुरंत बोली, नाराज हूं तो नहीं, लेकिन उदास जरूर हूं। पर अगर मुझे मेरे पोता पोती खिलाने के लिए मिल जाते तो शायद ये उदासी भी दूर हो जाती। उसके मुंह से एक बार फिर से पोता पोती का जिक्र सुनकर अब प्याली की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो फीका सा मुस्कुराकर बोली, मैं किचन में जाती हूँ, आप दोनों के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही उठी और किचन की तरफ जाने लगी तो आरजू तुरंत बोली, हाँ कॉफी ही पिला दो, हमें वो तो पता नहीं कब दोगी जो हम दोनों को चाहिए, है ना बेबी डॉल? जैसे ही उसने बेबी डॉल कहा, अति ने उसे घूरते हुए इस तरह से देखा जैसे आंखों ही आंखों में उसे खा जाएगी। भले ही आरजू कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन वो डायलॉग सारे अति के थे, जो वो प्याली को सुना बस अपने मुंह से रही थी। प्याली उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी कोई बात समझ नहीं रही हूँ। अति फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है क्या प्याली? मुझे ये बताओ, अक्षर की बातें कैसे समझ जाती हो तुम? वो तो जितना रूड और एटीट्यूड वाला है, प्यार भी एटीट्यूड वाला ही करता होगा। तो फिर उसके साथ तो बड़ा रोमांस करती हो, उसकी रोमांस वाली लैंग्वेज समझ आ जाती है क्या तुम्हें? अति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्याली का चेहरा एकदम सुन्न सा रह गया। वो अति की तरफ देखती ही रह गई। अति एक बार फिर से बोली, हम दोनों तुमसे साफ साफ कह तो रहे हैं कि हमें पोता पोती चाहिए, तो लाकर दे दो ना यार, इतना भी क्या भाव खा रही हो? पता है मेरा कितना मन करता है छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने का। तक्षक 2 मिनट में बड़ा हो गया और फिर अहान और अक्षर का तो पता ही नहीं चला कब इतने बड़े होकर मेरे सामने खड़े हो गए। अब मुझे एक बार फिर से बच्चों के साथ खेलना है। यार 2-4 बच्चे दे दो ना। बच्चों का जिक्र सुनकर प्याली एकदम सुन रह गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे अति और आरजू की बातें बुरी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से कुछ धुंधली धुंधली तस्वीर चलने लगी थी। 1 साल का बच्चा, वो भी रोता गिड़गिड़ाता हुआ, उसे एक बार फिर से दिखाई देने लगा था और उसका दिल कांपने लगा था। उसकी आंखों में नमी तैर गई
और उसकी आंखों में नमी देखकर आरजू और अति दोनों हैरान रह गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में पूछा कि इसे क्या हुआ। तो आरजू तुरंत अपनी जगह से उठकर प्याली की तरफ आई और बोली, सॉरी सॉरी बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो होते रहेंगे। अब तुम पूरी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर लो पहले तो, उसके बाद तो सब कुछ हो ही जाएगा। प्याली को एक बार फिर से पैनिक अटैक आने लगा था। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और वो अपनी मुट्ठियां कसने लगी थी। वहीं दरवाजे पर खड़े अक्षर ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो भी प्याली की तरफ ही देख रहा था। वो तुरंत वहां पर आया और बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। प्याली अक्षर को अपने सामने देखकर अब और भी ज्यादा कांपने लगी। वो तुरंत बोली, मुझे मुझे नहीं पता बच्चों के बारे में। मेरा मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर प्याली तुरंत अपने रूम की तरफ भाग गई। अक्सर गुस्से और नाराजगी से अति और आरजू की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है मॉम, और ये सब क्या है बेबी डॉल। अति परेशान होते हुए बोली, लेकिन हमने तो सिर्फ मजाक किया था। अक्सर थोड़ा इरिटेट होकर बोला, प्लीज आप ऐसे मजाक प्याली से मत कीजिएगा आइंदा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर वो तुरंत प्याली के पीछे पीछे रूम में चला गया। तो अति और आरजू एक दूसरे की तरफ ही देखती रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक प्याली को हुआ क्या। वहीं प्याली जैसे ही अपने कमरे में आई, उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर बुरी तरह कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन आंखें बेहद लाल होती जा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो खुद के आंसू रोकने की कोशिश कर रही है। तभी बाहर से दरवाजा नॉक हुआ। बटरकप, दरवाजा खोलो। उस आवाज को सुनकर प्याली एक बार फिर से जोरों से कांप उठी। वो तुरंत पीछे की तरफ हो गई और दीवार से लग गई। जैसे ही अक्सर ने महसूस किया कि अब प्याली दीवार से नहीं लगी हुई है, उसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने प्याली पर गई, जो खुद में ही सिमटे जा रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। किसी को नहीं मारा। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ये बोलते हुए वो नीचे जमीन पर सरकने लगी थी। अक्षर ने तुरंत आकर उसे अपनी बाहों में संभाला और बोला, क्या क्या हुआ तुम्हें बटरकप। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। क्या हुआ तुम्हें। एक बार फिर से वही पैनिक अटैक आ रहा है ना तुम्हें। ये बोलते हुए उसने प्याली का चेहरा अपने हाथों में थामा हुआ था और धीरे धीरे प्याली उसके हाथों से भी लुढ़कती जा रही थी। वो बिल्कुल सुन्न होती जा रही थी। अक्सर उसकी ऐसी हालत देखकर बुरी तरह से डरने लगा। उसने तुरंत प्याली को बेड पर लेटाया और उसके हाथ पैर जोर से रगड़ने लगा। वो वापस प्याली के चेहरे पर झुका और प्याली की आंखों की तरफ देखते हुए बोला, मेरी मेरी तरफ देखो बटरकप। क्या क्या हुआ है तुम्हें। किसी ने कुछ कहा क्या। मॉम और बेबी डॉल की बातों का बुरा मत मानो। वो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुम बस मेरी बात सुनो। कोई कोई बच्चे नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तुम प्लीज इस तरह से रिएक्ट मत करो। मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात पर ध्यान दो। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे को थपथपाए जा रहा था और प्याली अपनी बंद होती हुई आंखों से अक्षर की तरफ देखे जा रही थी। जब अक्षर को कुछ और समझ नहीं आया तो बस वो प्याली के चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसने प्याली के हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ा हुआ था और उन्हें जितना ज्यादा जोर से हो सकता था उतने ज्यादा जोर से दबा रहा था। प्याली की सांस गहरी होने लगी थी, लेकिन फिर भी अक्सर ने उसे नहीं छोड़ा और यूं ही उसे पैशनेटली किस करता रहा। धीरे धीरे प्याली का कांपना कम हो रहा था और उसकी सांसें भी नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन अब उसकी सांस उखड़ने लगी थी। अक्सर ने उसे किस करना छोड़ा
और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटते हुए अपनी गोद में ले लिया। प्याली का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर शेखावत। मुझे मुझे सच में कुछ नहीं पता। मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज मुझे किट्टू ला दीजिए ना। मुझे मुझे किट्टू के पास जाना है। मुझे मुझे मेरा किट्टू चाहिए। उसकी बातें सुनकर अक्षर की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे नहीं समझ में आ रहा था प्याली किस बारे में कह रही है, लेकिन उसने प्याली को एक बार अपने सीने से लगा लिया था और उसकी पीठ को हल्का हल्का सहलाने लगा था। अब वो और भी ज्यादा सोचों में बढ़ चुका था कि आखिर ऐसा पहले की जिंदगी में क्या है जो उसे इस तरह से पैनिक अटैक आते हैं और लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जो प्याली पर अटैक हुआ था उसके बारे में भी अक्सर जान चुका था कि वो एक वेल प्लान्ड अटैक था जो प्याली को वहां से लेकर जाने के लिए किया गया था। वो मन ही मन बोला, मुझे नहीं पता बटरकप तुम्हारा पास्ट क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब मैं पता ज़रूर लगाऊंगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जो तुम्हें इस तरह से परेशान कर रही है, क्योंकि अगर परेशान तुम हो तो वो परेशानी तकलीफ़ मुझे दे रही है। मुझे नहीं पता तुम किसका नाम ले रही हो, लेकिन वो जो कोई भी है उसे तो मैं तुम्हारे पास लाकर ही रहूंगा। ये बोलकर उसने प्याली के चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में आरती जी ने पंडित जी से बात कर ली थी और पंडित जी ने बताया था कि 4 दिन बाद ही शादी का बहुत बढ़िया मुहूर्त है और उस मुहूर्त पर अगर शादी होती है तो लड़का और लड़की दोनों के लिए ही बहुत अच्छा भविष्य भी होगा। आरती जी तो वैसे भी चाहती थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि रेयान की भी यही मर्जी थी। तो उन्होंने शादी का मुहूर्त अब सबको डिनर टाइम पर बताने का डिसाइड किया था। तारा और निर्भय दोनों डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और अब अमानत और रेयान का इंतजार हो रहा था। रेयान ऑफिस से आ चुका था और अपने रूम में चेंज कर रहा था। चेंज करने के बाद वो अमानत के पास आया और उसे देखते हुए बोला, चलो ट्रेजर, हमें डिनर के लिए जाना है। अमानत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे यूं देखकर अब रेयान उसके पास आया। वो समझ चुका था कि अमानत अभी भी सुबह वाली बात के लिए परेशान है। वो जाकर उसके पास बेड पर बैठा और उसका हाथ थाम कर बोला, क्या हुआ है? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? मैं मानता हूँ सुबह जो कुछ भी हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों की शादी होगी तो होगी। इस तरह से रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब चुपचाप मेरे साथ डिनर के लिए चलो, वरना अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा। फिर मत कहना कि बच्चे होने वाले हैं। फिर भी मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। उसकी बात सुनकर अनायास ही अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट सी तैर गई। उसने नजरें उठाकर रेयान की तरफ देखा और शिकायती लहजे में बोली, लेकिन अगर तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ कहा तो? रेयान उसे देखते हुए बोला, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? मुझे सच सच जवाब दोगी? अमानत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। रेयान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या जब तुम मन्नत आंटी से किसी बात पर लड़ाई करती हो या फिर वो तुम्हें किसी बात को लेकर डांटती है तो तुम उनसे दूर चली जाती हो, उनके सामने जाना छोड़ देती हो या फिर उनसे रिश्ता तोड़ देती हो? उसका सवाल सुनकर अमानत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रेयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, ऐसे नहीं होता है ट्रेजर। जब सामने वाला हमसे कोई लड़ाई करता है ना, तो हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर हम भी लड़ाई करेंगे तो बातें और ज़्यादा उलझ जाती हैं और रिश्ते तो टूट ही जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम के साथ तुम्हारा रिश्ता टूटे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉम को अपनी मॉम की तरह एक्सेप्ट करो। जैसे तुम अपनी मॉम की डांट चुपचाप से सह लेती हो, वैसे उनकी भी थोड़ी सी डांट सहना सीखो ना। आई नो
उनका डांटना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन वो प्यार करती है मुझे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, वरना मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने में एक पल नहीं लगाता। रेयान की बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। कितनी आसानी से रेयान ने अपने दिल की बात कह दी थी और ये भी कबूल कर लिया था कि वो बहुत प्यार करता है तारा से और उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। अमानत मुस्कुराई और बोली, अब मुझे इमोशनल मत करो रेयान, लेकिन मुझे सच में उनसे डर लगता है। पता नहीं क्यों, बस एक वही है शायद जिनसे मुझे डर लगता है, वरना तुम तो जानते हो मुझे किसी से डर नहीं लगता। रेयान मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो मॉम है मेरी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बस थोड़ा गुस्सा करती हैं, लेकिन अगर उस गुस्से को प्यार से शांत कर दिया जाए ना, तो आई प्रॉमिस एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अपनी मॉम से ज्यादा मेरी मॉम से प्यार करोगी। अमानत ने उसकी बात सुनी और उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे से बोली, पर मुझे ये शादी नहीं करनी रेयान। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। उसकी बात सुनकर अब रेयान फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मुझे पता ही था तुम आसानी से मानने वालों में से हो ही नहीं। अमानत ठाकुर जो हो, और ठाकुर अपनी नाक नीचे कहाँ ही होने देते हैं। लेकिन मैं भी राठौर हूँ, पक्का राजपूत, और एक बार जो मैंने फैसला ले लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। ये बोलकर अब रेयान ने अमानत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। उसकी गोद में अमानत सिमट कर रह गई थी। वो तुरंत बोली, प्लीज प्लीज रेयान, मुझे ऐसे नीचे मत लेकर जाना। तुम्हारी मॉम देखेंगी तो वो और ज्यादा भड़क जाएंगी। रेयान ने उसे हल्की तिरछी नजरों से देखा और बोला, ठीक है, मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात, लेकिन रिश्वत लगेगी। अमानत हैरानी से बोली, कैसी रिश्वत? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। रेयान की रिश्वत की बात सुनकर अमानत हैरानी से उसे देख रही थी। वो उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, कैसी कैसी रिश्वत? रेयान मुस्कुराया और बोला, वो तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो भी रिश्वत मैं तुमसे कहूंगा वो तुम मुझे दोगी, वरना मैं नहीं बताने वाला तुम्हें कुछ भी। अमानत गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात होती है रेयान? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो वो रिश्वत मैं तुम्हें दूंगी कैसे? और मुझे क्या पता तुम क्या मांग लो। अगर मैं नहीं दे पाई तो? और अगर तुम्हें वो रिश्वत देना मेरे बस में नहीं हुआ तो? रेयान मुस्कुराते हुए बोला, मैं ऐसा तुमसे कुछ मांगूंगा ही नहीं जो तुम मुझे ना दे पाओ। जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ वो तुम मुझे दे भी सकती हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब अमानत की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और रेयान उसे रेलिंग तक लेकर आया था। वो जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अपनी गोद से उतार दो। मैं नहीं चाहती हम दोनों नीचे जाएं और हमें यूं देखकर किसी का मूड खराब हो जाएगा। और ये खाने का वक्त है रेयान, प्लीज। जिस तरह से अमानत बोल रही थी, अगर वो रेयान की बात के लिए नहीं मानती तो भी रेयान उसे नीचे उतार देता, लेकिन अब तो वो मान चुकी थी। तो रेयान के चेहरे पर डबल मुस्कुराहट थी। उसने अमानत को अपनी गोद से उतारा और बोला, तो मेरी रिश्वत ये है कि तुम्हें एक रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी। तुम खाती हो दो रोटी, जो कि है तुम्हारी, लेकिन अब तुम एक रोटी मेरे बच्चे की खाओगी, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती है। अमानत उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता? रेयान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब पता है। मैं मेरे बेबी से रोज बात करता हूँ, तो वो मुझे सारी शिकायत बता देता है। जो भी उसे तुमसे प्रॉब्लम है वो सब मुझे बताता है। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, एक रोटी एक्स्ट्रा? मतलब मैं मोटी हो जाऊंगी? रेयान तुरंत बोला,
और मोटी तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, मेरी मोटी बीवी। ये बोलकर वो हंसा तो अमानत बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन उसकी नज़रें रेयान की मुस्कुराहट पर थी। उसके दांत जो हल्के हल्के उसके होठों से दिखाई दे रहे थे, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो तीखा दांत जो बिल्कुल किनारे पर था। उसे देखते हुए अमानत उस पर से अपनी नज़रें हटा भी नहीं पाई, लेकिन फिर वो अचानक ही होश में आई और बोली, नहीं, मैं कोई एक्स्ट्रा रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं होना मोटा। रेयान तुरंत नीचे की तरफ झुकता हुआ बोला, ओके तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गोद में ही उठा कर लेकर जाऊंगा। अमानत ने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, खा लूंगी एक रोटी एक्स्ट्रा, चलो अब नीचे। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और एक बार फिर से उसका मुंह बनता हुआ देखकर रेयान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी स्माइल एक बार फिर से अमानत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, पर वो उसे देखने से भी कतरा रही थी। रेयान उसे लेकर नीचे हॉल में आया तो आरती जी, जो सबको डिनर पर अमानत और रेयान की शादी के बारे में गुड न्यूज़ देना चाहती थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। तारा, निर्भय, संजय जी और अब रेयान और अमानत भी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। आरती जी ने सर्वेंट की तरफ इशारा किया तो सर्वेंट ने खाना सर्व करना शुरू किया। आरती जी खुद भी चेयर पर आकर बैठी और सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। सबने हैरानी से आरती जी की तरफ देखा तो आरती जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने पंडित जी से बात कर ली है और पंडित जी ने कहा है कि 4 दिन बाद ही अमानत और रेयान की शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर उस दिन शादी होती है तो दोनों का फ्यूचर भी बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अमानत और रेयान दोनों की शादी उसी दिन होगी और कल से ही सारी तैयारी और रस्में शुरू कर दी जाएंगी। इनविटेशन कार्ड से लेकर हर एक चीज़ तक मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। रेयान की शादी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और उनकी खुशी बेहिसाब झलक रही थी, लेकिन तारा का चेहरा ये बात सुनकर थोड़ा सा सख्त हो गया। पहले वो आरती जी की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी, लेकिन अब उनकी बात सुनकर उसने सिर्फ अपने खाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे ना ही अब किसी और की तरफ देखा और ना ही किसी को जवाब दिया। तो उसे यूं देखकर अमानत का चेहरा मायूस हो गया। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। ये बोलकर वो अपनी चेयर से उठने ही वाली थी कि रेयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, चुपचाप खाना फिनिश करो, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना कहा है उतना ही खाओगी। ये बोलते हुए रेयान का लहजा काफ़ी सरद था और उसे यूं देखकर अमानत सच में डर गई। रेयान तारा की तरफ देखते हुए बोला, आप कुछ कहेंगे नहीं मॉम? आप मेरी शादी से खुश नहीं हैं? तारा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मेरी खुशी यहाँ पर किसी को मैटर ही क्या करती है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर कुछ भी हो, जिसे जो करना है करे। मेरा डिनर हो गया, मैं चलती हूँ। ये बोलकर तारा अपनी जगह से उठी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सबका चेहरा मायूस हो गया था। निर्भय रेयान की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सही हो जाएगा। तुम जानते हो तुम्हारी मॉम को? रेयान थोड़ा सा तकलीफ भरे लहजे में बोला, वही तो बात है, मैं अपनी मॉम को जानता हूँ डैड, लेकिन वो क्यों ये नहीं समझ रही कि मैं जो कर रहा हूँ, जो डिसीजन ले रहा हूँ, वो मेरे और अमानत दोनों के लिए ठीक है। उन्हें मेरी शादी से खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। मैं प्यार करता हूँ उनसे, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपने दिमाग में एक नेगेटिव सेट कर लिया है कि अगर मेरी शादी अमानत से हो गई तो मेरी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है डैड। खैर, मैं मॉम से बात कर लूँगा। आप सब लोग डिनर कीजिए। मैं नहीं चाहता किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ये बोलते हुए उसकी नज़र अमानत पर थी,
जिसे अपना चेहरा झुका रखा था, उसे खाना खाते ना देख रेयान ने उसकी प्लेट को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाने लगा। तो अमानत हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, जहां पर सब लोग खाने में बिजी थे। कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, यहाँ पर कोई तुम्हें या मुझे जज नहीं करने वाला। यहाँ सबको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की इजाज़त है। अमानत मायूसी से बोली, लेकिन तुम्हारी मॉम। रियान एक बार फिर से मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, उन्हें मैं समझा लूंगा। अब चुपचाप खाना खाओ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से निवाला उसके होठों की तरफ बढ़ाया तो अमानत ने खाना खाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, अरनात और मीठी दोनों शाम को ही मॉल से वापस घर आ गए थे और दोनों अब डिनर करके ऊपर अपने रूम में आए थे। अरनात मीठी को नोटिस कर रहा था। मीठी ने डिनर भी किया तो बहुत कम, और उसका चेहरा भी बिल्कुल मायूस था। उसे रूम में लाने के बाद अरनात ने उसे अपने सामने खड़ा किया और फिर उसे बेड पर बिठाया। मीठी उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी तो अरनात उसके बिल्कुल सामने बैठा और बोला, मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मीठी चौंकते हुए बोली, क्यों, क्या क्या हुआ मिस्टर स्वीट, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। अरनाथ तुरंत बोला, तो और क्या करूं स्वीट, कब से देख रहा हूं तुम्हें। जब से हम मॉल से वापस आए हैं तब से तुम्हारे चेहरे पर परेशानी झलक रही है। मुझे बताओ तो सही ना, आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है। क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे, क्या कोई बात हुई है, नाराज हो मुझसे। मीठी पहले अरनाथ से नाराज थी क्योंकि अरनाथ उसे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन अब वो उससे उसके अतीत का कुछ पूछ नहीं सकती थी क्योंकि उसके दिमाग में सवाल वो चल रहे थे जो जतिन ने उसके दिमाग में भरे थे। वो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोली, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं थोड़ा थक गई थी तो इसलिए, बाकी सब ठीक है। अरनाथ मुस्कुराया और बोला, सच में क्या सिर्फ यही बात है। मीठी ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ हाँ यही बात है मिस्टर स्वीट, मुझे बहुत नींद आई है, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। उसने अपने लिए नाइट सूट निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम में जाने लगी तो अरनाथ उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कहाँ जा रही हो। मीठी उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, मैं वो चेंजिंग रूम में जा रही थी चेंज करने। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अरनाथ ने उसके हाथों से उसका नाइट सूट लिया और बोला, लेकिन तुम मेरे सामने भी तो चेंज कर सकती हो ना, और मैं हूं ना, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से चेंज करवाऊंगा। ये बोलते हुए जब उसने मीठी की कमर पर अपना हाथ रखा तो मीठी की सांसें जैसे हलक में अटक गई। जतिन की बातों ने उसका इतना ज्यादा दिमाग घुमा दिया था कि वो चाहकर भी खुद के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ना जाने अरनाथ के बारे में क्या क्या सोचे जा रही थी। वो हल्का सा अरनाथ से दूर होते हुए बोली, नहीं, वो क्या है ना कि मुझे खुद करने हैं ये कपड़े चेंज, आप फिक्र मत कीजिए, तब तक आप अपने कपड़े चेंज कीजिए, मैं आती हूँ। ये बोलकर मीठी उससे कपड़े लेकर तुरंत चेंजिंग रूम में चली गई तो अरनाथ बस उसे जाते देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में अक्षर बालकनी में खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। अभी कुछ देर पहले ही वो किसी से फोन पर बात करके आया था और अब उसकी नज़र सामने बेड पर सोई हुई प्याली पर थी जो काफी वक्त पहले ही सो गई थी। जब उसे वो पैनिक अटैक आया था उसके बाद से ही अक्सर ने उसे ना उठाया और ना ही उसे डिस्टर्ब किया। हालांकि डिनर का वक्त हो गया था लेकिन अक्सर ने डिनर ऊपर रूम में ही मंगा लिया था। बस अब उसे इंतज़ार प्याली के उठने का था। तभी बेड पर लेटी हुई प्याली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठी। अक्सर ने जैसे ही प्याली को उठते हुए देखा
वो तुरंत उसके पास आया और उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, अब ठीक हो तुम बटरकप? उसके सवाल से प्याली एकदम से होश में आई और उससे याद आया कि सोने से पहले उसकी क्या हालत थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसकी आंखों में नमी आते देख अक्षर तुरंत बेड पर बैठा और उसे अपने सीने में समेटते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बटरकप? प्याली रोते हुए बोली, आप नाराज होंगे ना मुझसे? मैंने पता नहीं स्नोफ्लेक और बेबी डॉल से क्या बदतमीजी की होगी। पता नहीं मिस्टर शेखावत मुझे क्या हुआ था। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं कहोगी तुम। ये बोलते हुए प्याली पर उसकी नजरें काफी इंटेंस भी थी और थोड़ी सर्द भी थी। प्याली का गला सूखने लगा। उसे पहले ही बहुत टेंशन हो रही थी अक्षर के गुस्से की, और अब उसे यूं देखकर उसका दिल और भी ज्यादा कांपने लगा था। अक्षर उसे प्यार से देखते हुए बोला, कोई तुमसे नाराज नहीं है और ना ही कोई तुमसे नाराज होगा। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानती मॉम और दादी कैसी हैं? क्या वो तुम्हें इतने एटीट्यूड वाली लगती हैं कि वो तुमसे नाराज होंगी? बल्कि पता है, वो शाम से तकरीबन 10 बार आकर मुझसे पूछ चुकी हैं कि तुम ठीक तो हो ना। उन्हें तुम्हारी टेंशन हो रही है बटरकप, ना कि वो तुमसे नाराज हैं। प्याली की आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, लेकिन मैंने उनके साथ जिस तरह से भी। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर उसके होठों पर झुक गया और उसे हल्का सा चूम लिया। प्याली की आंखें एकदम से बंद हो गईं और वो एकटक अक्षर की तरफ देखने लगी। अक्सर उसे देखते हुए बोला, अब बाकी सब बातें होंगी बाद में, पहले तुम मेरे साथ डिनर करोगी। डिनर का जिक्र सुनकर प्याली थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि अब तक तो डिनर का वक्त बीत गया होगा। अक्षर मुस्कुराया और बोला, मैंने डिनर पहले ही मंगवा कर रख लिया था बटरकप। मैं तुम्हें भूखा थोड़ा ना सोने दूंगा। तुम्हारा पेट भर कर रखने का वादा किया। फिलहाल खाने से भर रहा हूँ और बहुत जल्दी। ये बोलते बोलते अचानक से अक्षर रुक गया था। उसे शाम की बातें याद आने लगी थी जिनमें बच्चे का ही जिक्र था, और जब प्याली को पैनिक अटैक आया था तब भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी बच्चे का जिक्र कर रही है। वहीं जैसे ही अक्षर रुका, प्याली ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। अक्षर ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, चलो डिनर करो चुपचाप। पता नहीं आंखों के अंदर कौन सा पानी का टैप लगा रखा है जो आंसू बहते ही जा रहे हैं। मन तो कर रहा है वो टैप जाकर जड़ से उखाड़ दूं। प्याली हल्का सा मुस्कुराई। वो समझ रही थी कि अक्सर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे गोद में लेकर सोफे पर बैठा और उसे खाना खिलाने लगा। प्याली फिलहाल तो शांत हो गई थी, लेकिन ये शांति कब तक के लिए थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन तूफान जरूर आएगा। कब और कैसे, इस बात का भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। वहीं जन्नत और रहान के कमरे में जन्नत और रहान दोनों डिनर करने के बाद अपने रूम में आए, और जन्नत रूम में आते ही सीधा क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। और उसे वॉशरूम में जाते देख अहान को आज सुबह का सीन याद आने लगा, जब जन्नत सिर्फ एक टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकली और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। अहान वॉशरूम की तरफ देख रहा था जहां अभी अभी जन्नत गई थी, और जन्नत को वॉशरूम की तरफ जाते देख अहान को वो पल याद आ गए थे जब उसने सुबह जन्नत को वॉशरूम से निकलते हुए देखा, और उस वक्त जन्नत ने सिर्फ अपने ऊपर एक टॉवल लपेट रखा था। जन्नत उस वक्त जिस सिचुएशन में थी और जिस तरह की लग रही थी, वो सब अहान की आंखों के सामने घूमने लगा था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, अहान एक बार फिर से होश में आया
और उसकी नज़रें जन्नत पर टिक गईं, जिसने इस वक्त पांडा प्रिंट का नाइट सूट पहना हुआ था। जन्नत ने अपने हाथ में क्रंची हेयर बैंड डाला हुआ था और बाल खुले थे, लेकिन वॉशरूम से आने के बाद उसने अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए उस क्रंची हेयर बैंड को लगाया और फिर बेड की तरफ आई। उसने अपने लिए एक पिलो उठाया और चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई। उसे सोफे पर लेटते हुए देख अहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो गए थे। वो पहले बेड पर आया और लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बेड पर लेटते ही जन्नत ने वहीं साइड में लगे हुए बटन को बंद कर लाइट ऑफ कर दी थी। अहान को गुस्सा आने लगा। वो कुछ पल यूं ही सोने का ड्रामा करने के बाद बेड से उठा और बोला, मुझे मेरा पिलो चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर जन्नत ने अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा उठाकर बेड की तरफ देखने लगी, जहां से अब अहान बेड से उतरकर जन्नत की तरफ आया था। उसने जन्नत के सिर के नीचे रखा हुआ पिलो एकदम से खींच लिया तो जन्नत हैरान रह गई। उसने तुरंत लाइट ऑन की और अहान की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? अहान, आपके पास वहां पर बेड पर कितने पिलो तो रखे हैं, आपको ये वाला पिलो ही क्यों चाहिए? अहान गुस्से से बोला, चाहिए तो चाहिए, तुम्हें सफाई क्यों दूं मैं? और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मुझे कौन सा पिलो लेना है और कौन सा नहीं? मुझे यही पिलो चाहिए और मैं इसी पिलो के साथ सोऊंगा। ये मेरा फेवरेट है। ये बोलकर अहान वो पिलो लेकर बेड पर चला गया और जन्नत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे बिना पिलो के नींद नहीं आती थी, इसलिए वो सोफे से उठी और बेड की तरफ आई। उसने वहीं बेड पर रखे हुए बाकी पिल्लों में से एक पिलो लिया और वापस सोफे पर आ गई। सोफे पर आकर उसने पिलो रखा और उस पर सिर रखकर लेट गई, लेकिन उसने लाइट बंद नहीं की, क्योंकि वो देखना चाहती थी अहान सोता है या नहीं। अहान को अनकंफर्टेबल देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर वो अहान को देखती रही, जो अपनी आंखें बंद किए पिलो पर आराम से लेटा हुआ था। तो उसे सोते हुए महसूस कर उसने लाइट ऑफ की और खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अहान एक बार फिर से बेड पर उठकर बैठा और बोला, ओह गॉड, आज मुझे हुआ क्या है? क्यों मैं सो नहीं पा रहा? ये वाला पिलो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा पिलो चाहिए। ये बोलकर वो वापस बेड से उठा और जन्नत के पास आकर एक बार फिर से उसके सिर के नीचे रखा हुआ पिलो खींच लिया। तो इस बार जन्नत की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने गुस्से भरी नजरों से अहान की तरफ देखा। अहान की हरकतें उसके सिर से ऊपर की तरफ जा रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये सब क्या है अहान? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपको अगर मुझे पिलो नहीं देना है तो साफ साफ कह दीजिए, मैं पिलो नहीं लूंगी। लेकिन जो पिलो मैं लेती हूँ वही पिलो आपको क्यों चाहिए? अहान गुस्से से बोला, ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर सोने नहीं दे रहा, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? परेशान करने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं मिस हेवन। उसके मुंह से मिस हेवन सुनकर जन्नत कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, मेरा नाम मिस हेवन नहीं है, मेरा नाम जन्नत है, जन्नत ठाकुर। उसके मुंह से जन्नत ठाकुर सुनकर ही अहान के गुस्से का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। वो बुरी तरह से चिढ़ चुका था। वो मुंह बनाते हुए बोला, ओह रियली? अभी भी ठाकुर हो तुम? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। तुम्हारा नाम जन्नत ठाकुर नहीं, जन्नत अहान शेखावत है। उसे यूं रिएक्ट करते देख जन्नत बिल्कुल पोलाइट वे में बोली, ठीक है, मेरा नाम जन्नत अहान शेखावत है। अब तो ठीक है ना? अब प्लीज आप मुझे अपनी मर्जी से कोई पिलो दे दीजिए ताकि मैं सो सकूं। मुझे सुबह कॉलेज जाना है अहान। मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ। मेरा स्टडी का लॉस हो रहा है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से। बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई थी और उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। अहान गुस्से से बोला, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी वजह से तुम्हारी स्टडी का लॉस हो रहा है?
तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी स्टडी ही सब कुछ है और मेरा बिजनेस वो कुछ नहीं? तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे सोने नहीं दे रही हो। इसकी वजह से तुम्हें पता मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। कल सुबह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन अब तुम्हारी इन फालतू की हरकतों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे डिस्टर्ब किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बोलकर अहान मुंह बनाते हुए वो पिलो वहां से लेकर चला गया और जन्नत एक बार फिर से उसकी तरफ देखती ही रह गई। इस बार उसने सोच लिया था कि उसे पिलो चाहिए ही नहीं, वो बिना पिलो के सो जाएगी। ये सोचते हुए वो वापस सोफे पर आराम से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। पर बिना पिल्लो के उसके नेक में प्रॉब्लम होता था, तो उसे काफ़ी इरिटेशन और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर फिर भी वो किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। उसने 5 मिनट बाद एक बार फिर से लाइट बंद कर दी, तो बेड पर सोया हुआ हान एक बार फिर से उठकर बैठा और बोला, लाइट ऑफ क्यों कर रही हो? मुझे लाइट ऑफ नहीं करनी, लाइट ऑन करके सोना है। लाइट ऑन करो। जन्नत अपनी जगह पर उठकर बैठी और कुछ पल उसे यूं ही देखती रही। उसे अहान में अहान कम और कोई पागल ज्यादा नजर आ रहा था। वो सामने टेबल की तरफ देखते हुए बोली, साइड टेबल पर बटन लगे हुए हैं अहान, आप उनमें से बटन ऑन कीजिए और अपनी तरफ की लाइट ऑन कर लीजिए। मुझे लाइट नहीं चाहिए, अब प्लीज मुझे सोने दीजिए। ये बोलकर वो एक बार फिर से चुपचाप सोफे पर लेट गई, तो अहान ने गुस्से से अपना हाथ जोर से सभी बटन के ऊपर मारा, तो कुछ बटन तो टूट गए और अहान के हाथ पर भी जोर से लगी। ऊपर से जो आवाज हुई वो भी बहुत तेज थी। जन्नत तुरंत सोफे से उठी और अहान के पास जाकर देखने लगी कि अचानक से हुआ क्या। जैसे ही उसने वो बटन टूटकर नीचे गिरे हुए देखे और अहान के हाथ की तरफ देखा, तो उसे सारा माजरा समझ आ गया। अहान के हाथ पर हल्का सा खून लगा हुआ था। उसने तुरंत अहान का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोली, ये आपने क्या किया अहान? आपने हाथ पर चोट लगवा ली? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या हुआ? आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। ये बोलते हुए वो जल्दी से सामने बने हुए कबर्ड की तरफ गई और उसमें से मेडिकल बॉक्स लेकर आई। उसने मेडिकल बॉक्स में से कॉटन और डिटॉल निकाला और उसे अहान के हाथ पर लगाकर वो चोट साफ करने लगी। जैसे ही जन्नत ने एक बार फिर से अहान का हाथ पकड़ा, अहान ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया और बोला, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तुम्हारी ये मरहम पट्टी, ले जाओ इसे। जन्नत ने गुस्से से देखा और बोली, चुप रहिए आप, बहुत देर से देख रही हूं आपको, कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी आपको मुझ पर गुस्सा करना है तो ठीक है, कर लीजिएगा, मना नहीं कर रही हूं आपसे, लेकिन प्लीज पहले इसे साफ करने दीजिए, दवा लगाने दीजिए। ये बोलकर उसने अहान का हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ा और उसके सामने बैठ गई। अहान का हाथ जन्नत के हाथ में था और अहान की नजरें जन्नत के चेहरे पर टिकी हुई थी। जन्नत का वो क्यूट सा चेहरा और बेहद खूबसूरत और तीखे नैन नक्श, कोई उन पर से अपनी नजर हटाए भी तो कैसे? कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत लग सकता है, ये बात जन्नत को देखकर साबित होती थी। और ऊपर से इस वक्त उसने जो क्यूट पांडा प्रिंट नाइट सूट पहना हुआ था, उसमें तो वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जन्नत की आंखों से जब आंसू अचानक से ही अहान के हाथ पर गिरा, तो अहान एकदम से होश में आया और हैरानी से जन्नत की तरफ देखने लगा। जन्नत ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और बोली, मुझे नहीं पता अहान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि मेरी वजह से शायद आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर मेरा इस कमरे में रहना आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं बालकनी में चली जाती हूँ। जाने को तो बाहर भी चली जाती, लेकिन कोई देखेगा तो मुझसे सवाल कम और आपसे ज़्यादा होंगे, और मैं नहीं चाहती कोई आपसे कुछ कहे, इसलिए मैं बालकनी में जा रही हूँ।
और इस बार कोई पिलो नहीं लेकर जाऊंगी। ये बोलकर जन्नत अपनी जगह से खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। अचानक ही उसकी दर्द से आह निकल गई, क्योंकि आहान ने उसकी कलाई पकड़ ली थी और उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियां अचानक से दबाव आने की वजह से टूट गई, तो टूटकर जन्नत की कलाई पर ही चुभ गई। आहान ने जब उसकी दर्द भरी आह सुनी तो तुरंत उठकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी कलाई की तरफ देखने लगा, जहां पर वो चूड़ी अंदर तक चुभी हुई थी। उसने तुरंत उस चूड़ी को बाहर की तरफ खींचा तो खून ज्यादा तेज हो गया। आहान के चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आने लगी। वो जल्दी से बोला, आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन वो गलती से। अभी वो बोल ही रहा था कि जन्नत ने उससे अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, इट्स ओके हान, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, मुझसे तो हंसते हंसते बर्दाश्त हो जाएगी। पर दिल की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, बस कोशिश किया जाए कि वो कम दें, ये तो कुछ खास नहीं। ये बोलकर जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। आहान ने एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़ी और गुस्से से बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। आहान की बात सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर आहान की तरफ देखा तो आहान इस बार और भी ज्यादा गुस्से से बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या फिर तुम समझना नहीं चाहती है मन। जन्नत का दिल धक सा रह गया। आहान की बातें सुनकर जन्नत का दिल धक सा रह गया था। वो पलटकर आहान की तरफ देखने लगी तो आहान की तपिश भरी नजरें भी उसे खुद पर महसूस हुई। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब आप क्या कहना चाहते हैं आहान। जैसे ही जन्नत ने सवाल पूछा, आहान को रियलाइज हुआ कि अभी अभी उसने क्या कहा। उसने तुरंत जन्नत को छोड़ दिया और बोला, कुछ कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। जन्नत अब सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अगर उसे कुछ कहना ही नहीं था तो वो उसे रोक भी क्यों रहा है। और अभी अभी आहान ने जो कहा कि वो उसकी बातें समझ नहीं रही है या फिर समझना ही नहीं चाहती, उन सब बातों का क्या मतलब था। वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, तो ठीक है, आप आराम से सो जाइए, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से जाने लगी तो इस बार आहान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे वापस खींच लिया। तो जन्नत की धड़कनों ने एकदम से शोर मचा दिया। वो आहान की तरफ देखती ही रह गई और आहान बेहद धीमी लेकिन थोड़ी सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। जन्नत ने जैसे ही बात सुनी, उसे भी अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा, वरना अब तक तो आहान की बातों ने उसे इतना ज्यादा उलझा लिया था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। जन्नत के पेट से हाथ हटाकर आहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, मेरे हाथ पर बैंडेज करना तुम्हें याद है, और अपने हाथ का क्या। जन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही आहान ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और मेडिकल बॉक्स लेकर उसके हाथ पर डिटॉल से वो खून की बूंदें साफ करने लगा। उसने पूरा कांच भी अच्छे से साफ कर दिया था और अब जन्नत के जख्म को साफ करने के बाद वहां पर दवा लगा रहा था। जन्नत चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। आहान का चेहरा इस वक्त बेहद लाल नजर आ रहा था। अचानक से ही उसने जन्नत की तरफ अपनी नजर उठाकर देखा तो जन्नत एकदम से सकपका गई और तुरंत उसने अपना चेहरा घुमा लिया। वहीं आहान अभी भी उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। जन्नत ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और बोली, हो गया, क्योंकि उसकी नजर अपने हाथ पर चली गई थी और उसके हाथ पर एक बेहद गहरा निशान था, जो तब का था जब जन्नत ने आहान के लिए अपनी नस काटने की कोशिश की थी। वहीं आहान की नजर भी अब तक उसके हाथ पर जा चुकी थी। उसने तुरंत जन्नत का हाथ वापस खींचा और बोला, ये निशान कैसा है। ये बोलते हुए उसने वापस जन्नत के चेहरे की तरफ देखा तो
जन्नत ने उसकी तरफ नजरें उठाई ही नहीं। अहान इस बार थोड़े सर्द लहजे में बोला, बताओ मुझे, यह निशान कैसा है? जन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे मुझे नहीं पता, शायद कोई चोट लगी होगी। अहान व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मैं अभी तक भूला नहीं हूं उस बात को, क्योंकि जब ये चोट तुम्हें लगी थी ना, तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने वाला मैं ही था। और ये कोई चोट नहीं है, ये तुमने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी। लेकिन अब मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बताओ मुझे, क्यों किया था ऐसा? किसके लिए किया था? ये सवाल पूछते हुए अहान के चेहरे पर बेहद अलग एक्सप्रेशन थे, जैसे वो जवाब तो पहले से ही जानता हो, लेकिन उसे बेचैनी इस बात की हो कि जो वो सोच रहा है क्या वही सच है। जन्नत ने एक बार फिर से अपना हाथ वापस खींचा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना हान, हम अपने दिल के हाथों कितने मजबूर हो जाते हैं कि अपने जिस्म को चोट पहुंचाने लगते हैं। और फिर सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की होती है कि जिसके लिए हमने वो चोट पहुंचाई, वही हमसे पूछ रहा है कि आखिर ऐसा किया क्यों। जन्नत ने जो कहा उसी में हान को अपना जवाब मिल चुका था, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही जन्नत अपनी जगह से खड़ी हुई और अहान की तरफ देखते हुए बोली, उम्मीद है आपको अब सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर अभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे रूम से जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज हो सके तो मैनेज कर लीजिए। ये बोलकर जन्नत वहां से बालकनी की तरफ चली गई और अहान बस उसे जाते देखता रह गया। अब उसे उन दिनों हुई सारी बातें याद आ रही थी, जब उसकी और अमानत की शादी फिक्स हुई, और उस दिन के बाद से ही जन्नत का उदास उदास रहना, उससे नजरें मिलाने पर कैसे अपना चेहरा घुमा लेना, और हमेशा उसके आसपास होने से वो अनकंफर्टेबल हो जाती थी। जन्नत बाहर बालकनी में आई और दीवार से लगकर बैठ गई। जैसे ही वो दीवार से लगकर बैठी, अहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अहान को उसके कमरे में रहने से भी प्रॉब्लम हो रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दिल ही दिल इतनी ज्यादा तकलीफ हुए जा रही थी कि हर बढ़ते पल के साथ रोना बढ़ता ही जा रहा था। वो रोते हुए मन ही मन बोली, तो मैं भी तो आपसे कह रही हूं ना कि उनसे दूर चली जाऊंगी। जब दूर जाने की बात करती हूँ तो भी आप गुस्सा होते हैं, और आपको मेरा अपने आस पास रहना भी पसंद नहीं है। आपने खुद कहा था कि अब हम दूर रहेंगे, तो मैं दूर ही तो रह रही थी ना। क्या अब मैं सोफे पर भी नहीं सो सकती, पिलो भी नहीं ले सकती? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ अहान? ठीक है, अपनी बीवी नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो मेरा दिल इतना मत दुखाइए ना। ये बोलते हुए उसके आंसू ना सिर्फ उसके गाल पर बल्कि उसकी गर्दन तक आ चुके थे। रोते रोते ही उसने अपनी आंखें बंद की, और कब रोते रोते ही उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ अहान को बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो पागलों की तरह जो हरकतें कर रहा था, अब उसे अपनी उन्हीं हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। उसने पहले तो जो पिल्लो जन्नत से खींचे थे उन्हें जमीन पर उठाकर फेंका और बोला, नहीं चाहिए मुझे कोई पिल्लो, मुझे सिर्फ शांति से सोना है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें बेड पर लाना है? बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। और मैं तुम्हें अपने बेड पर क्यों लेकर आऊंगा? ना मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूं और ना कभी मानूंगा। तुमसे तो मुझे दूर रहना है, बहुत दूर। और जब बालकनी में जाकर मच्छरों से मुलाकात होगी ना, तो खुद ब खुद अकल आ जाएगी और वापस अंदर आ जाओगी। मैं नहीं आने वाला तुम्हें मनाने के लिए। ये बोलकर उसने मुंह बनाया और एक बार फिर से करवट ले ली। उसके कानों में अभी भी जन्नत की बातें गूंज रही थी, और वो सारी हरकतें भी जो जन्नत ने की। तो वो एक बार फिर से चिढ़कर बोला, तुम्हारी उन फालतू हरकतों के बारे में जानने के बाद
तो मैं अब तुमसे और भी ज्यादा दूरी बनाकर रखूंगा, क्योंकि अहान शेखावत उनमें से नहीं जो ऐसी पागलों वाली हरकतों से पिघल जाए। ये बोलते हुए उसने अपना सिर तकिए पर रखा और करवट लेकर लेट गया। उसका चेहरा ही बता रहा था इस वक्त वो हद से ज्यादा चिढ़ रहा है। लेकिन ये बात मानने से तो जैसे मिस्टर अहान शेखावत की नाक नीचे हो जाती। वो गुस्से में काफी देर तक इधर उधर करवट लेता रहा, और फिर जब उसे खुद को समझ आ चुका था कि वो एक बार फिर से पागल हो चुका है, तो वो बेड से उठा और बालकनी की तरफ आया। आते ही उसकी नजर जन्नत पर गई, जो दीवार से लगकर सोई थी, लेकिन अब जमीन पर लुढ़क चुकी थी। उसे यूं देखकर अहान का दिल एकदम से कांप उठा। उसने जल्दी से नीचे झुककर जन्नत को अपनी गोद में उठाया, तो जन्नत ने नींद में ही अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और अपना चेहरा अहान के सीने से लगा लिया। अहान को अपनी धड़कनें तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। उसकी नजरें जन्नत के चेहरे पर ही टिक गईं। एकदम नूर भरा चेहरा और सुर्ख गुलाबी होंठ चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। वो उसे यूं ही अपने हाथों में उठाकर वहां पर झूले पर लेकर बैठ गया। ना जाने कब तक वो यूं ही जन्नत को देखता रहा। वो उसे देखते हुए बोला, आखिर मुझे हो क्या रहा है? मुझे क्यों समझ में नहीं आता कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें देखता ही क्यों रह जाता हूँ। तुम्हारी बातें मुझे इरिटेट करती हैं, लेकिन तुम्हारा ये चुप रहना और फालतू की बातें करना तो मुझे और भी ज्यादा इरिटेट करता है। ओह गॉड, तुम खुद भी पागल हो और मुझे भी पागल कर रही हो, लेकिन अहान शेखावत पागल नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और जिस तरह की वो बातें कर रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट होते हुए उसने जन्नत को पूरी तरह से अपनी गोद में समेट लिया और अपने पैर सामने टेबल पर रख दिए। उसके शब्द बता रहे थे कि उसे जन्नत से दूर रहना है, लेकिन उसकी हरकतें जिस तरह की थी उनसे साफ पता चल रहा था कि वो चाहकर भी खुद को जन्नत से दूर नहीं रख पा रहा। जन्नत भी जब उसके सीने पर अपना सिर रगड़ती तो अहान की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती। अहान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी उंगलियों से उसने जन्नत के चेहरे पर आए हुए बालों को हल्का सा पीछे की तरफ किया और उसके चेहरे पर झुककर उसके उन्हें गुलाबी होठों पर बेहद नजाकत से अपने होठ रख दिए। जैसे ही उसने हल्का सा उसके होठों को चूमा, तुरंत उसने चेहरा वापस ऊपर की तरफ उठा लिया और हल्का सा मुस्कुराया। जो बेचैनी वो अब तक महसूस कर रहा था उसे अब वो सुकून में बदलते हुए भी महसूस कर रहा था। एक बार फिर से उसकी नज़रें जन्नत के चेहरे पर टिक गईं और उसे देखते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद में चला गया। पूरी रात जन्नत यूं ही उसकी गोद में और उसकी बाहों में सिमटी रही और अहान भी उस झूले पर सोया रहा। सुबह होते ही जब जन्नत की आंखें खुली तो उसे अपनी बॉडी में दर्द सा महसूस हुआ। जिस तरह से वो रात को सोई थी उसके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। भले ही वो छोटी सी थी, लेकिन उसकी नाजुक सा शरीर अब दर्द कर रहा था। जब आंखें खुलते ही उसके सामने अहान का चेहरा आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और तभी उसे महसूस हुआ कि वो अहान की गोद में है। वो तुरंत अहान की गोद से उतरने लगी तो अहान की भी आंखें खुल गई और वो जन्नत की तरफ देखने लगा। उसकी धड़कनों ने एकदम से शोर मचा दिया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जन्नत उसकी गोद से उतरने लगी तो अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो वापस एक बार फिर से अहान की गोद में गिर गई। उसका चेहरा भी डर से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो खुद अहान की गोद में आकर सो गई। ऐसा उसके लिए पॉसिबल था, क्योंकि उसे नींद में फालतू की हरकतें करने की आदत थी। वो डर से सहमी हुई अहान की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला मैं कब आपकी गोद में आकर सो गई। आई एम सो सॉरी, लेकिन एक मिनट। ये बोलते हुए वो अचानक से रुकी और अहान को घूरते हुए देखने लगी। अहान का भी गला सूखने लगा था। उसने तुरंत जन्नत को अपनी गोद से नीचे उतारा और खड़ा होकर रूम में जाने लगा, तो जन्नत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहान का दिल धक सा रह गया।
जन्नत हैरानी से बोली, कल रात मैं बालकनी में इसलिए आई क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन आप बालकनी में क्यों आए हान? और आए तो आए, इस झूले पर क्यों सोए? और मैं आपकी गोद में कैसे आई? उसके सवालों से आहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जन्नत की बातों का क्या जवाब दे। तो वो तुरंत जन्नत की तरफ घूमा और उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोला, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया? ओह रियली? गलत फहमी से बाहर आओ मिस हेवन। उसके मुंह से एक बार फिर से मिस हेवन सुनकर जन्नत का मुंह बन गया। वो गुस्से से बोली, मैंने कहा ना आपको, मुझे ये मिस हेवन कहना बंद कीजिए। अगर मुझे कहना है तो जन्नत ठाकुर। वो बोलती उससे पहले ही अहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। जन्नत यूं ही धीमे धीमे से बोली, जन्नत अहान शेखावत। जैसे जैसे वो बोल रही थी उसके होंठ अहान की उंगलियों को छू रहे थे और अहान भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल उसने जन्नत के होठों से अपनी उंगली हटाई और बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें मिस हेवन ही बुलाऊंगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कोई अहान शेखावत को कुछ भी करने से रोक नहीं सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता मैं। ये बोलकर अहान ने मुंह बनाया और वहां से जाने लगा। जन्नत उसे जाते देख बोली, मुझे आपको अपनी मर्जी से चलाना भी नहीं है अहान। और अगर कहीं ऐसा होता ना, तो मैं सबसे पहले आपके दिल में अपने लिए नफरत को खत्म करती। अहान मुंह बनाते हुए बोला, वो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से अमानत मुझसे दूर हुई है। उसके मुंह से एक बार फिर से अमानत का जिक्र सुनकर जन्नत को बेहद तकलीफ महसूस हुई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अहान रूम में आया और सीधा वॉशरूम में चला गया। जन्नत के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। जन्नत धीमे से बोली, मुझे पता है अहान, आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने अमानत दी को आपसे दूर कर दिया। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि वो वापस आपके पास आ जाएं। लेकिन अब वो मेरी बात मान नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? क्या मैं एक बार फिर से उनसे बात करूं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वो अपने रूम में वापस आई और आते ही उसने सबसे पहले अपना फोन उठाया और अमानत को कॉल किया। जन्नत से हुई बहस के बाद अहान तो वॉशरूम में चला गया था, लेकिन पीछे जन्नत को असमंजस में छोड़ गया था। एक बार फिर से जन्नत के दिल में और दिमाग में वही ख्याल चलने लगा था कि अगर वो अमानत से बात करे तो शायद जो प्रॉब्लम उसने क्रिएट की है वो सॉल्व हो जाए। शायद अहान और अमानत एक हो जाए। इसलिए उसने वापस रूम में आकर अपना फ़ोन उठाया और अमानत को कॉल किया। लेकिन इस वक्त अमानत डाइनिंग टेबल पर बैठी सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसका फ़ोन ऊपर रूम में था। और शायद अगर उसे पता भी होता कि जन्नत का फ़ोन उसे आ रहा है तो भी वो उस कॉल को रिसीव नहीं करती। वहीं रेयान और अमानत चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आरती जी बोली, शादी में ज़्यादा वक्त नहीं है और आज ही तुम दोनों की इंगेजमेंट है, तो मुझे लगता है तुम दोनों को आज शॉपिंग पर जाना चाहिए। बाकी सब तैयारी तो हो जाएंगी, लेकिन आउटफिट्स तो तुम्हारी ही पसंद के होंगे ना। ज़्यादा टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम दोनों को आज ही जाना होगा। शॉपिंग पर जाने की बात सुनकर अमानत ने तुरंत रेयान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? इतना चौंक क्यों गई? शॉपिंग पर जाना तो तुम्हें पसंद है। अगर अमानत को कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो शॉपिंग ही है। और आज तो तुम्हारे पास मौका है अपने पति को लूटने का। तो मौके का फ़ायदा उठाओ और लूट लो अपने पति को। उसकी बात सुनते हुए अमानत ने मुंह बनाया और बोली, मुझे किसी को नहीं लूटना, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मेरा इस शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। ये बोलते हुए वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगी। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ तो अमानत चुपचाप अपने कमरे में आ गई।
लेकिन जब वो कमरे में आ रही थी तो उसकी नज़रें पीछे की तरफ थी। वो देख रही थी कि रेयान उसके पीछे पीछे आ रहा है या नहीं। उसने शॉपिंग से मना तो कर दिया था, लेकिन शॉपिंग सच में ऐसी चीज़ थी जिसका जिक्र सुनकर ही अमानत को शॉपिंग की क्रेविंग होने लगती थी। और ये क्रेविंग तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक वो अपने लिए 4-5 अच्छे अच्छे आउटफिट और बाकी सब एसेसरीज के साथ कुछ फुटवेयर ना ले ले। अभी वो कमरे में आई और बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी कि रेयान कमरे के अंदर आया। उसने अपने कान से फोन लगा रखा था। वो किसी से फोन पर बात करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी यार, मैं तो इस मीटिंग के बारे में भूल ही गया। तुम जस्ट आधा घंटा मेरा इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूँ। मेरे लिए इस मीटिंग से इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। उसे मीटिंग में जाने का जिक्र करते देख अमानत का मुंह बन गया। वो घूरते हुए रेयान की तरफ देखने लगी, लेकिन रेयान तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने कपड़ खोला और उसमें कोई फाइल चेक करने लगा। उस फाइल को ढूंढते हुए देख तो अब अमानत को कन्फर्म हो गया था कि अब रेयान ऑफिस ही जा रहा है। उसका चेहरा और भी ज्यादा मायूस हो गया। रेयान ने कपड़ में से फाइल निकाली और उस फाइल की तरफ देखते हुए फोन पर बात करते हुए बोला, हाँ हाँ, फाइल मुझे मिल गई है। बस मैं घर से निकल रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर ही जाने वाला था कि अमानत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमानत को अपने सामने खड़े देख रेयान ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, क्या हुआ? अमानत ने कुछ नहीं कहा, बस तरह तरह के मुंह बनाने लगी। रेयान एक बार फिर से बोला, बताओ ना ट्रेजर, क्या हुआ? ऐसे तो मुंह बनाती रहोगी तो मुझे पूरी जिंदगी कुछ समझ नहीं आएगा। अगर बोल कर बता दोगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये कहना चाहती हो कि हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा इंगेजमेंट का आउटफिट मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूं? अगर ऐसा है तो डोंट वरी, मैंने सोच लिया है कि मैं अकेला जाकर या फिर अपनी असिस्टेंट के साथ जाकर तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लूंगा। अब तुम्हें तो इस शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तो शादी के साथ साथ शॉपिंग में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तो मुझे ही करनी होंगी ना, क्योंकि मुझे तो ये शादी करनी ही करनी है। अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत जोर से बोली, मुझे शॉपिंग पर जाना है, मुझे अभी इसी वक्त शॉपिंग पर लेकर चलो। रेयान तुरंत बोला, नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें शॉपिंग पर मैं नहीं लेकर जा सकता। तुम रहने दो, मैं अकेला चला जाऊंगा। और मैंने कहा ना, मेरी पर्सनल असिस्टेंट। अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत बिल्कुल उसके करीब हुई और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। तो रेयान की आंखें बड़ी हो गई। आज पहली बार अमानत ने वो अपने उस बेस्ट फ्रेंड को देख रहा था जो सच में अमानत उसकी थी। अमानत गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना, अभी इसी वक्त मुझे शॉपिंग पर ले चलो तो ले चलो। अगर तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं गए ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। और अब मैं सिर्फ एंगेजमेंट का आउटफिट नहीं, बल्कि बहुत सारे आउटफिट लूंगी। और मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे शॉपिंग नहीं करवाते। मुझे इसी वक्त शॉपिंग पर जाना है, मतलब जाना है। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रेयान को उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, सॉरी ट्रेजर, लेकिन फिलहाल तो मैं बिजी हूँ। हाँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें फोन। अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत अब इरिटेट होते हुए बोली, बस करो यार, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम सिर्फ मुझे इरिटेट कर रहे हो। तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, तुम सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हो। अब मुझे बस इतना बता दो, मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो या फिर मैं अकेले जाऊं? रिहान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अगर वह अमानत को जानता था तो अमानत भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अमानत ने उसका गिरेबान छोड़ा और गुस्से से बोली, ओके फाइन, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये बोलकर उसने बेड पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और वहां से रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन रेयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने की बजाय खुद उसके करीब हो गया। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम्हें अकेले जाने दे दूं?
तुम्हारे साथ मेरा बेबी भी है। उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए तो मुझे तुम्हारे साथ जाना ही होगा। अमानत मुंह बनाते हुए बोली। ओह रियली? तो मतलब तुम्हें सिर्फ बेबी की फिक्र है, मेरी नहीं? रियान हंसा और अमानत के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है ट्रेजर, बहुत ज्यादा फिक्र है। इसलिए तो तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चल रहा हूँ, ताकि मेरी बीवी हमारी इंगेजमेंट पर किसी से कम ना लगे। वो एकदम परफेक्ट और सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अमानत हल्का सा मुस्कुराई और फिर दोनों ही अपनी हरकतों पर हंसने लगे। कुछ देर बाद रेयान और अमानत दोनों राठौर मैंशन की पार्किंग एरिया में आए और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से मॉल के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन, अक्सर और प्याली दोनों डाइनिंग टेबल पर आए, जहां पर जश्न, अति, तक्षक और आरजू पहले से ही बैठे थे। बस अक्सर, प्याली और वहां जन्नत का इंतजार हो रहा था। प्याली को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। कल रात उसने जो हरकत की, उसके बाद उसे अति और आरजू से डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई, आरजू ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, पहले तो तुम मेरे पास आओ। कल रात तुमने ढंग से खाना नहीं खाया, तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसे देखते हुए प्याली की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन उसने तुरंत उस नमी को अपने अंदर ही सोख लिया था, ताकि जसन और तक्षक उसके आंसुओं को ना देखें। अति और आरजू के सामने तो वो कुछ बोल भी सकती थी, लेकिन उन दोनों से तो उसे वैसे भी बहुत डर लगता था। अति भी प्याली के पास आकर खड़ी हुई और बोली, ऐसे कैसे तुम प्याली को अपने हाथों से खाना खिलाओगी? तुम जाओ और जाकर अपने मिस्टर ड्रीम के साथ ड्रीम ब्रेकफास्ट करो। प्याली को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये बोलकर अति उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई और अपने हाथों से प्याली के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। प्याली अब मायूसी भरे चेहरे से अति की तरफ देख रही थी। वो एकदम से अति के गले से लग गई, तो अति ने तुरंत उसे अच्छे से अपने सीने से लगा लिया। प्याली खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका रोना निकल ही गया। जशन और तक्षक दोनों ने खुद को बिल्कुल शांत रखा और अक्षर की तरफ देखा, तो अक्षर का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर वो समझ चुके थे कि प्याली के साथ जो भी बात है वो अभी तक अक्षर को भी नहीं पता, तो अति और आरजू को भी कैसे ही पता चलेगी। अक्षर तुरंत वहां पर आया और बोला, ऐसे कैसे आप मेरी बटरकप को अपने हाथों से खिलाओगे? मेरी बटरकप मेरी है, तो उसे ब्रेकफास्ट भी मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। आप जाओ अपने अपने वाले के पास और जाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाओ। ये बोलकर उसने तुरंत प्याली को अपनी तरफ खींच लिया था। प्याली एकदम से उसके सीने से आकर लगी, तो उसके होश उड़ गए। अक्षर ने जिस तरह सबके सामने उसे अपनी तरफ खींच लिया, तो वो सच में बहुत ज्यादा अजीब सा था। लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो और ना ही कुछ ज्यादा रिएक्ट किया, तो वो भी थोड़ा सा सहज होने लगी और अक्षर से थोड़ा पीछे हुई। लेकिन अक्षर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, क्या हुआ, डर रही हो? जिससे डर रही हो ना, अपने वक्त पर उन्होंने भी यही हरकतें की हैं, तो ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्माया तब करो जब। अभी वो बोल ही रहा था कि प्याली ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और तभी जशन के खांसने की आवाज आई। अक्षर ने घूर कर जशन की तरफ देखा और बोला, बस बस, बीवी ही है मेरी। ये बोलते हुए वो प्याली की तरफ देख रहा था, जो शर्म से डूबे जा रही थी। वो तुरंत चेयर पर बैठी तो उसकी नज़र सामने से अहान और जन्नत पर गई, जो आज भी एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हुए आ रहे थे। अहान जाकर चेयर पर बैठा, लेकिन जन्नत चेयर पर नहीं बैठी, बल्कि वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी रही। तो आरजू तुरंत बोली, क्या हुआ? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, वो आज मुझे भूख नहीं है, बट डोंट वरी, मैं कैंटीन से लेकर कुछ खा लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेक्चर्स के लिए लेट हो रहा है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई
और वहां से बाहर चली गई। तो अहान जो इस उम्मीद में चेयर पर बैठा था कि जन्नत के साथ ही ब्रेकफास्ट करेगा, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जन्नत के जाने के बाद ही वो तुरंत उठने लगा, लेकिन अति ने जल्दी से आकर उसके प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया और बोली, अच्छे से खाना, पेट भर के खाना। अहान मुंह बनाते हुए अति की तरफ देखा और चिढ़ते हुए बोला, भूख मर गई मेरी। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। तो आरजू एकदम से बोली, आपको पता है बेबी डॉल, जन्नत को ना बाहर का खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पता नहीं कैंटीन में क्या खाएगी और क्या नहीं। मैंने सुना है जब भी वो बाहर का खाना खाती है तो उसका पेट खराब हो जाता है। पर अब क्या ही करें, बेचारी बच्ची बिना कुछ खाए ही चली गई। उसकी बातें सुनते हुए अहान के कदम खुद ब खुद रुक गए थे। वहीं बाकी सब की नजरें अहान पर ही थी। वो वापस डाइनिंग टेबल की तरफ घूमा तो सब ने अपनी नजरें अहान पर से हटाकर अपने अपने ब्रेकफास्ट पर कर ली। अहान तो पहले तो थोड़ा सा सोचता रहा और फिर अचानक से ही बोला, वो मैं ये सोच रहा था बेबी डॉल कि आज का खाना आप मेरा पैक करके मुझे साथ ही दे दो। कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज मेरा घर का ही कुछ खाने का मन कर रहा है। तो अति तुरंत बोली, लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारी भूख मर गई। अहान भी चिढ़ते हुए बोला, तो मैंने टिफिन पैक करने को कहा है, वो मैं बाद में भी तो खा सकता हूं ना। आरजू मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी टिफिन पैक करके लाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत किचन में गई और टिफिन पैक करके लेकर आई। तो अहान ने टिफिन की तरफ देखा और बोला, इससे ज्यादा बड़ा टिफिन नहीं मिला आपको। आरजू ने उसे जो टिफिन दिया था वो 2 पर्सन के हिसाब से था। अहान की बात सुनकर आरजू तुरंत बोली, अब तो इन आदमियों के लिए इतना खाना तो लगेगा ही। उसकी बात सुनकर अहान कुछ बोलने लगा, लेकिन फिर चुप हो गया और बोला, हाँ मेरे साथ कभी कभी मेरा पर्सनल असिस्टेंट भी खा लेता है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और उसके जाते ही सबकी हंसी छूट गई। वहीं अहान बाहर निकलते हुए मन ही मन बोला, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं बेबी डॉल और स्नोफ्लेक, आप जानबूझकर मुझे परेशान करती है ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन थे, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोपहर का वक्त। अहान जन्नत के कॉलेज के बाहर खड़ा था। इस वक्त वो गाड़ी में था और उसकी नज़र साथ वाली सीट पर रखे हुए टिफिन पर थी, जो वो जन्नत को देने के लिए कॉलेज लाया था। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉलेज के अंदर जाने की। पर फिर वो खुद को हिम्मत देते हुए बोला, अहान शेखावत हूँ मैं, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कोई सवाल करने की। मैं भी देखता हूँ कोई मुझे क्या ही कहता है। टिफिन दूंगा और वापस आ जाऊंगा। वैसे भी उस दिन वो टिफिन लेकर आई थी, तो बस ये वही डेबिट चुका रहा हूं मैं। ये बोलकर वो टिफिन लेकर अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो सीधा कॉलेज के अंदर आया। और अभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि जन्नत को कैसे मिले। तभी उसकी नज़र सामने गार्डन पर लगे हुए टेबल और चेयर पर गई, जहां पर जन्नत अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी और उसके हाथों में एक चॉकलेट थी और वो उस चॉकलेट को अपने होठों पर रब किए जा रही थी। उसे देखते हुए अहान बस उसकी तरफ देखता ही रह गया।